Hello everyone, welcome to EduBest Academy. चलिए, today we are going to start the chapter second of class 12th Business Studies Principles of Management. Okay, and we are discussing the FAOL's 14 Principles of Management. हम FAOL के 14 Principles of Management को डिस्कस कर रहे हैं. We are discussing the FAOL's 14 Principles of Management. तो फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को याद रखने की मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी. आप लोगों को याद है वो ट्रिक? वो क्या थी? वो बड़ी जबरदस्त ट्रिक थी, है ना? 10 आइडिया कोर्स. क्या ट्रिक है? फेयोल के पूरे 14 प्रिंसिपल्स अगर आप याद रखना चाहें तो द ट्रिक इज 10 आइडिया कोर्स. राइट? ऑलराइट. This is the best trick to learn these 14 principles. ये मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है आप लोगों के लिए. Now let's start one by one. हर ट्रिक को अपन जो है देखते हैं. D4 क्या होता है गाइस? डिवीजन ऑफ वर्क. U for यूनिटी ऑफ कमांड. S for स्केलर चेन. S for वापस S से ही एक पॉइंट आएगा, स्टेबिलिटी. I for इनिशिएटिव एंड D for डिसिप्लिन. E for इक्विटी. A for authority and responsibility. C for centralization and decentralization. है ना? And O for order. U for unity of direction. R for remuneration to employees. है ना? Course. And S for एक S और आ गया, तो S से हमारे पास 3 प्रिंसिपल हैं. स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. तो इसको ले लेते हैं अपन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. एंड द लास्ट वन इज एस्पिरिट डे कॉर्प्स. क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? गाइस बोलो फटाफट से, यहां तक अच्छे से क्लियर है क्या? क्या ये आपको 14 प्रिंसिपल जो क्लास में प्रेजेंट है सबको अच्छे से लर्न हो गए? लेट मी नो. एवरीवन लर्न दिस? ओके, फटाफट मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे. D4 जल्दी जल्दी. D4, U4 फास्ट फास्ट. S for scalar chain, stability of personnel. I for initiative. D for discipline. E for equity, authority and responsibility. Centralization, decentralization. O for order. Okay, order. Okay. U for unity of direction. R for remuneration to employees. S for subordination of individual interest to general interest. And E for, let's say E for esprit de corps, जिसका मीनिंग होता है टीम स्पिरिट, है ना? ये एक फ्रेंच फ्रेज है, एस्पिरिट डे कॉर्प्स. थोड़ा स्पेशल वर्ड है ये, एस्पिरिट डे कॉर्प्स. इट मीन्स टीम स्पिरिट. इट मीन्स टीम स्पिरिट. तो एक मैनेजर को क्या करना चाहिए? टीम स्पिरिट डेवलप करने का एफर्ट करना चाहिए, है ना? इससे बिलोंगिंगनेस आती है ना? एज अ टीम काम करते हैं तो हमारे बीच में कंपटीशन नहीं रहता, कोऑपरेशन रहता है ना? तो एज अ टीम स्पिरिट डेवलप करना, टीम स्पिरिट को डेवलप करना एम्प्लॉइज के अमंग्स में. चलिए तो करें स्टार्ट एक एक को. चलिए तो सबसे पहले हम इसके पहले जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इन सबको, है ना, हम वन बाय वन अपने हिसाब से समझेंगे, फिर वन बाय वन इन सबको अच्छे से फुल डिटेल में लेंगे. तो डिवीजन ऑफ वर्क हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल आता है, डिवीजन ऑफ वर्क. अब गाइस मेरी बात ध्यान से समझना. यहां ये जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है विच इज डिवीजन ऑफ वर्क. 1 सेकेंड. डिवीजन ऑफ वर्क, है ना? इसको आप उल्टा पढ़ लो. उल्टा कैसे पढ़े सर? इसमें पहले इसको पढ़ो और फिर इसको पढ़ो. क्या कहता है कि वर्क को डिवाइड कर दो. सो डिवीजन ऑफ वर्क में फेयोल ने हमें क्या बताया? अकॉर्डिंग टू द फेयोल द होल वर्क, हमारा जो कंप्लीट वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड. द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल सेट, इनटू द स्मॉल टास्क एंड यूनिट, है ना? टास्क और गोल्स और यूनिट्स, है ना?
तो अकॉर्डिंग टू फेयोल द होल वर्क should be divided into the small task or units, and instead of assigning the whole work to one person, बजाय सारा काम किसी एक पर्सन को ऊपर डाल दें, एक पर्सन को दे दें, instead of assigning the whole work to one person, है ना, the each and every task should be assigned to an individual. तो हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट वर्क का बर्डन किसी एक आदमी पे डालने के बजाय हमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए, एंड ईच टास्क शुड बी असाइन टू एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, his qualification and his experience. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, फेयोल ने एक मैनेजर के लिए क्या गाइडलाइन दी, फेयोल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजर के लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं। आप भी कभी मैनेजर बनो तो ध्यान रखना, सारा कंप्लीट वर्क किसी एक के ऊपर मत डाल देना, आपको अपना द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क एंड ईच टास्क शुड बी असाइन टू एन इंडिविजुअल, मतलब एक वर्कर को, एक पर्सन को एक ही टास्क देना चाहिए। एंड ठीक है, अब इससे क्या होगा, इट लीड्स टू इंक्रीज द स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ये स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कैसे, समझते हैं इसको जल्दी से। तो हम जो प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल है फेयोल का, विच इज डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहा है फेयोल ने इसके ऊपर, कि द कंप्लीट वर्क शुड बी डिवाइडेड, द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क, है ना, सारे वर्क जो है, पूरा कंप्लीट वर्क है, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो, एंड ईच टास्क शुड बी असाइन, और हर टास्क किसको दे दो, एंड ईच टास्क शुड बी असाइन, एक एक टास्क किसको दे दो, एक इंडिविजुअल को दे दो, यानी एक वर्कर को दे दो, है ना, एंड ईच टास्क शुड बी असाइन टू एन इंडिविजुअल यानी वर्कर अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, according to his qualification and his experience. ओके, ये कहा है डिवीजन ऑफ वर्क ने। गाइस आप लोगों को याद हो गया, जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या लर्न हो गया? ओके, है ना। तो अब इसमें यहां पर देखो आप लोग क्या कहा टेलर ने, द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क एंड ईच टास्क शुड बी असाइन टू एन इंडिविजुअल यानी वर्कर अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड हिज एक्सपीरियंस, राइट। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि एक तो अगर ये सारा काम ये खुद अकेला करता तो प्रैक्टिकली इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता। तो हमने क्या करा, पूरा बर्डन इस अकेले के ऊपर डालने के बजाय हमने उस वर्क को डिवाइड कर दिया और हर एक इंडिविजुअल को एक एक टास्क दे दिया, और वो टास्क किस अकॉर्डिंग दिया, जिसमें उसका एक्सपर्टाइज है, जिसमें उसकी कैपेबिलिटी है, जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन है, जिसमें उसका एक्सपीरियंस है। इससे क्या होगा, इससे एक ही तरह का काम अगर ये इंडिविजुअल बार बार करेगा तो बताओ इसका उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा या नहीं आएगा, बताओ जल्दी से। क्लियर है, स्पेशलाइजेशन आएगा, और अगर उसका इसमें स्पेशलाइजेशन आएगा तो वर्क को फास्टली करेगा, है ना, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, वो गलत काम नहीं करेगा, बहुत परफेक्टली करेगा वर्क को और बहुत फास्टली करेगा। बताओ, ये आप एग्जांपल देख सकते हो, बैंक इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। आपने कोई बैंक देखा होगा, तो बैंक के अंदर बैंकिंग वर्क में बहुत सारा काम आता है। बैंकिंग वर्क में क्या क्या आता है, बैंकिंग वर्क में लोन लेना भी आता है, देना आता है, सॉरी, बैंकिंग वर्क में लोन देना आता है, बैंकिंग वर्क में इन्वेस्टमेंट करना आता है, बैंकिंग वर्क के अंदर कैश डिपॉजिट करना आता है, बैंकिंग वर्क के अंदर एफडी करना आता है ना। बैंकिंग वर्क में कई सारे वर्क आते हैं। तो बैंकिंग जो काम है उसमें कई सारे काम होते हैं, तो क्या सारा का सारा किसी बैंक में सारा काम एक ही पर्सन करता है क्या, जल्दी बताओ, क्या सारा काम एक ही पर्सन करता है क्या? तो एक बैंक में क्या होता है, बैंकिंग वर्क को हम अलग अलग पर्सन में डिवाइड कर देते हैं, नहीं कर देते, बताओ बोलो, है ना, कि जैसे ये कैशियर है तो ये कैश का ही काम करेगा।
अब ये कैशियर डेली कैश डिपॉजिट करने का, कैश काउंट करने का काम करता, तो इसका कैश को काउंट करने में, है ना, कैश डिपॉजिट करने में, कैश की एंट्री करने में बताओ स्पीड होगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी, है ना। ये पर्सन सिर्फ लोन देने का काम करता है, यानी लोन से रिलेटेड सारी चीजें ये हैंडल करता है, तो इसको लोन के बारे में पूरा एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है क्या नहीं है ना, इस तरह से। ये अगर मान लो अदर वर्क करता, कोई इंश्योरेंस का काम करता है बैंक के लिए, तो इसको, है ना, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी पॉलिसीज वगैरह के बारे में परफेक्ट नॉलेज होगा। कहने का मतलब अगर ये सारा काम एक को दे देते तो प्रैक्टिकली इसके लिए पॉसिबल नहीं होता किसी भी काम को परफेक्टली करना। लेकिन हमने क्या करा, बैंकिंग वर्क को डिवाइड कर दिया अलग अलग टास्क में, कि भैया तू कैश का काम देखेगा, तू लोन का काम देखेगा, तू इंश्योरेंस का काम देखेगा। तो अगर ये एक ही काम को बार बार करेंगे, सेम वर्क को रिपीटेडली करेंगे, तो बताओ इनका स्पेशलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उसमें स्पेशलिटी डेवलप होगी या नहीं होगी इनकी, बोलो गाइस, है ना। और इनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, राइट। ये उस काम को परफेक्टली करेंगे, कम से कम कॉस्ट पे करेंगे, है ना। सो दिस इज इट। तो इसका क्या बेनिफिट है बताओ, डिवीजन ऑफ वर्क का, जल्दी बताओ फटाफट से। इट लीड्स टू इंक्रीज द स्पेशलाइजेशन एंड इट लीड्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। लर्न हो गया गाइस, बोलो नेक्स्ट करें स्टार्ट। ओके, द नेक्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क के आफ्टर, द नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा ट्रिक क्या है, 10 आइडिया कोर्स। हमारी ट्रिक है 10 आइडिया कोर्स, है ना। तो इसके अंदर डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। अब हमारे पास यू आता है, तो यू से हम कौन सा प्रिंसिपल ले लें बताओ, यू से हम ले लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है गाइस। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, कमांड मींस ऑर्डर, है ना, एंड यूनिटी मींस किसी एक से ऑर्डर मिलना। तो यूनिटी ऑफ कमांड में फेयोल ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू द फेयोल द एम्प्लॉई या वर्कर, द एम्प्लॉय या वर्कर या सबऑर्डिनेट, एक ही बात है, द एम्प्लॉय वर्कर या सबऑर्डिनेट, है ना। ये जो एम्प्लॉय होता है, ये जो वर्कर होता है, या ये जो सबऑर्डिनेट है, ही शुड गेट द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। इसको एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द फेयोल, सबऑर्डिनेट शुड गेट the order from only one superior at a time and he should be accountable to that superior at a time. He should not get, ये जो subordinate है हमारा, है ना, इस subordinate को एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए, बॉस 1, बॉस 2, है ना। अगर इसको ऐसे एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो ही विल गेट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका कहना पहले मानूं और किसका बाद में। बोलो राइट सिचुएशन है या नहीं, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फेयोल द सबऑर्डिनेट शुड गेट order from only one superior at a time and he should be accountable to that superior at a time. He should not get order from more than one superior at a time. उसको एक समय में एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए, है ना। If he gets the order from more than one superior, अगर उसको एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, he will get confused, वो कंफ्यूज हो जाएगा that whose order should be executed first, कि सबसे पहले किसका कहा माने, है ना। दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड। बोलो क्लियर है। तो एक टाइम में एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, लाइक गाइस आप ऐसे समझो कि ये एक वर्कर है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। दिस इज द वर्कर हु वर्क्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। तो ये जो वर्कर है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। इसको प्रोडक्शन मैनेजर ये कहता है, अब प्रोडक्शन मैनेजर तो इसका बॉस हुआ ना, वर्कर का बॉस हुआ प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ये जस्ट वर्कर है। तो प्रोडक्शन मैनेजर इसको ऑर्डर देता है, प्रोडक्शन मैनेजर इसको ऑर्डर देता है कि भैया तू जो है जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर। या मान लो अपन ऐसे ले लेते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर इसको ऑर्डर दे रहा है कि तू स्लो प्रोडक्शन कर।
यानी तू जो चीजें बना रहा है वो धीरे धीरे बना, क्वालिटी का ध्यान रख, यानी क्वालिटी मेंटेन कर। तो प्रोडक्शन मैनेजर इसको क्या कह रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि इसको स्लो प्रोडक्शन कर, तू क्वालिटी कॉन्शियस हो जा, तू क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कर, ना कि क्वांटिटी पे, है ना। जितना बनेगा उतना बन जाएगा, लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अच्छा प्रोडक्शन कर। तो प्रोडक्शन मैनेजर इसको कहता है धीरे धीरे, है ना, प्रोडक्शन करने के लिए, कि भाई क्वालिटी का ध्यान रख। इधर मार्केटिंग मैनेजर भी इसका बॉस ही हुआ। बताओ, मार्केटिंग मैनेजर भी तो मैनेजर है। मार्केटिंग मैनेजर इसको कहता है कि भैया तू फास्ट प्रोडक्शन कर, क्योंकि हमें ज्यादा यूनिट्स बेचनी है। अब बताओ ये कंफ्यूज होगा या नहीं होगा? इसको दोनों बॉस अलग अलग चीज बोल रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि भैया स्लो प्रोडक्शन कर एंड क्वालिटी को कंसीडर कर, क्वालिटी का ध्यान रख, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर कहता है कि प्रोडक्शन फास्ट कर। अब ये किसका कहना माने? तो ये जो सिचुएशन होती है, यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज द वायलेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ फेयर। क्लियर है? चलें आगे, बोलो गाइस। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि सबऑर्डिनेट को, वर्कर को एट अ टाइम एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ही शुड नॉट गेट ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। इफ ही गेट्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, देन ही विल गेट कंफ्यूज दैट हुज ऑर्डर शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, राइट। चलिए, दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड। और इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है। अब डायग्राम क्या बनाना है, कैसे बनाना है? बहुत सिंपल तरीका है डायग्राम बनाने का। आप सबसे पहले ऐसे बनाओ, बिल्कुल ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां लिख दो सबऑर्डिनेट। ये कौन है गाइस? ये है सबऑर्डिनेट, है ना। और यहां लिख दो सुपीरियर। यहां एक डायग्राम और बना दो, ये इसके जस्ट ऊपर ही बना दो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, चलो मैं मिटा देता हूं। ये हो गया सुपीरियर। अब यहां से इसको ऑर्डर मिलता है ना, ये इसको ऑर्डर दे रहा है, तो ये राइट सिचुएशन है। आप कह सकते हो यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंस, यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंस, प्रेजेंट, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंट है। बट यहीं साइड में आप एक दूसरा डायग्राम बना दो, जिसमें ये हमारा एक सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और इस सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर दे रहे हैं। ये बॉस वन, ये बॉस टू, और ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें अच्छे से, आपकी ड्राइंग तो अच्छी होगी उस हिसाब से कर लेना, बॉस थ्री। अब अगर एक साथ ये और ये इसको ऑर्डर देते हैं, तो बताओ इसमें यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंट है क्या? है ना। दिस इज द वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम, और इनके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं बिजनेस स्टडीज में, लिटरली। एग्जामिनर इन डायग्राम को देख के बहुत सी बार तो आपने क्या लिखा वो चेक भी नहीं करता, उसको लगा कि जब ये डायग्राम इसने बना दिया, दैट मींस इसको कंटेंट के बारे में पूरा नॉलेज है। वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, सो दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, नॉट डिवीजन ऑफ वर्क, दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड। गाइस बताओ, याद हो गया आपको? अच्छे से लर्न हो गया? ओके, so let's move to the next principle. Which one is this? 10 idea course, DU. अब क्या आ रहा है? S. S for set this, S for हाँ, S for scalar chain है ना? Let's take it first, scalar chain. Okay, first of all let me know what do you mean by the scalar chain? What is the meaning of scalar chain? Scalar chain is the, chain means line. चैन एक लाइन होती है ना, चैन ऐसी तो होती है, दिस इज द लाइन, है ना। तो स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन इज द लाइन ऑफ ऑथोरिटी। स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन इज द लाइन ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। नाउ लेट मी नो क्या मतलब हुआ स्केलर चेन का, जल्दी बताओ गाइस। स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, ठीक है। एंड
ये जो स्केलर चेन का मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, है ना। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। फिर इससे नीचे कौन आता है, सेट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर इससे नीचे कौन आता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। आपको दिखाई दे रहा है यहां तक, ओके, लोअर लेवल मैनेजमेंट। और फिर इससे नीचे आते हैं वर्कर्स, है ना। गाइस इसको हायरार्की भी बोलते हैं। व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, ये वर्ड याद रखना, आगे काम आएगा अपने। हायरार्की, this is also known as hierarchy. Okay, so in each and every organization there is a line of authority that runs from superior to subordinate and from highest to lowest rank. तो स्केलर चेन का मतलब, चेन का मतलब लाइन, और स्केलर चेन का मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। सबसे ऊपर ये, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे, ठीक है, ये वाला चीज। और इसका एक फायदा क्या है, ये जो स्केलर चेन है, क्या डिफाइन करता है, कितने बार 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये क्या डिफाइन करता है, बताओ, एनी आंसर, व्हाट डज इट डिफाइन, क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ, या इट डिफाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, वी कैन बेटर से, it defines superior subordinate relationship. Okay, superior subordinate relationship. So what the scalar chain defines, it defines superior subordinate relationship. अब हम इस प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, इसका मतलब क्या गाइस। गाइस देखो, ये जो प्रिंसिपल बना ना स्केलर चेन, ये बना है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए बना है गाइस, बताओ फटाफट से, किस चीज के लिए बना है ये, जल्दी बताओ फटाफट। इट इज मेड फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बना है, ठीक है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसे फॉलो करेंगे इसको। तो इसका कहने का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइम जब इंफॉर्मेशन पास होती है, तो सबसे पहले सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, फिर उससे नीचे वाले, फिर उससे नीचे वाले, इस तरह से पास ऑन होनी चाहिए। तो मैं एक बार इसको प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। स्केलर चेन का मीनिंग क्या होता है, स्केलर चेन मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ओके, it defines the superior subordinate relationship. According to the Fayol, this line of authority, this line of authority, this chain, this line of authority here, authority strictly followed. According to Fayol, this line of authority should be strictly followed, strictly followed, है ना, while doing formal communication, या at the time of formal communication, at the time of formal communication, right? So scalar chain क्या कहता है, according to the Fayol, है ना, this scalar chain, this line of authority must be strictly followed at the time of, at the time of, say it, at the time of formal communication. This is the scalar chain. Okay, अब इसमें क्या है गाइस, अब ध्यान से समझना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, है ना, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे यही बना देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है हालांकि, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की। लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक डायग्राम बनाया, और आपको यहाँ पर इसमें डायग्राम बनाना है ये वाला, ठीक है गाइस। और इसको यहाँ पे क्लोज मत करना, बहुत से स्टूडेंट नीचे क्लोज कर देते हैं, ट्राइंगल नहीं बना रहे अपन। एंड लेट्स अज्यूम यहाँ पर है सबसे हाईएस्ट रैंक का पर्सन ए, ठीक है, फिर बी,
फिर सी और फिर डी, ए बी सी डी, है ना, यहां पर, एंड लास्ट ले लेते हैं ई। और अब हम इनको नेम असाइन कर देते हैं, ए बी सी डी एंड ई, है ना। और फिर यहां पर एफ जी एच और आई, है ना। अब गाइस आप यहां पर देखना, ये जो है दिस इज द स्केलर चेन। सबसे टॉप पे ए, फिर उसके नीचे बी, फिर उसके नीचे सी, फिर उसके नीचे डी, फिर उसके नीचे ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच और फिर आई। ओके, अब यहां पर अगर आई जो है, ये जो पर्सन है, ये अगर इससे कांटेक्ट करना चाहे, या लेट्स अज्यूम, है ना, या मान लो अपन इधर एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, कि यहां पे ये जो ई है, ये पर्सन अगर, लिसन केयरफुली, ये पर्सन अगर ए से कांटेक्ट करना चाहे तो क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है इनको बाईपास करके? बताओ, क्या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है ना? नहीं कर सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। तो अगर ये पर्सन इस हाईएस्ट लेवल के पर्सन से अगर कांटेक्ट करना चाहे तो ही कैन नॉट, है ना, एस्टेब्लिश द डायरेक्ट कांटेक्ट। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन फेयोल ने कहा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले किसको पास होगी? डी को, फिर डी से किसके पास? सी के पास, फिर सी से किसके पास? बी के पास, फिर ए के पास। और अगर ये कांटेक्ट भी करना चाहेगा तो पहले ए को बताएगा, डी को बताएगा, फिर डी सी को बताएगा, फिर सी बी को बताएगा, और फिर ए अगर परमिशन देगा तो उससे मिल पाएगा, ऐसे। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना, हमें इस चेन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। बट गाइस इसमें इंफॉर्मेशन पास ऑन होने में टाइम लगता है या नहीं लगता? बताओ, टाइम लग जाता है ना। तो बहुत सी बार इमरजेंसी केस में फेयोल ने ये सजेस्ट करा कि हम इस चेन को कट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। एट द टाइम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं, हम इसमें स्किप कर सकते हैं, है ना, और डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है कि नहीं? तो यहां हम लिख देंगे कि अगर ये डी वाला पर्सन एच से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? बोलो, इस चीज को बोलेंगे गैंग प्लैंक। दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। तो आपको समझ में आया? स्केलर चेन को एक बार रिपीट कर लें फटाफट से। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी, है ना, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ओके, इट एस्टेब्लिश द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, it defines the superior subordinate relationship, right? And at the time of, है ना, नेक्स्ट क्या है? एट द टाइम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन दिस चेन शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द फेयोल, द स्केलर चेन, द लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एट द टाइम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड फेयोल also suggested that in case of emergency this chain can be broken and direct contact can be done, but in case of emergency this is known as gang plank, this is known as gang plank। बोलो, क्लियर है? याद हो गया? बोलो गाइस जल्दी से फटाफट से, एवरीवन। ओके, चलिए, तो ये हमारा स्केलर चेन कंप्लीट। अब उसके बाद हमारी ट्रिक थी 10 आइडिया कोर्स। तो डी फॉर डिवीजन, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, एस फॉर स्केलर चेन। अब एस फोर क्या आ गया? जल्दी बताओ गाइस, एस फोर क्या आ गया? एस फोर क्या आ गया, है ना। अब एस से हम एक और मस्त वाला प्रिंसिपल लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, हम लास्ट में ले लेंगे। आज हम एक नया प्रिंसिपल ले रहे हैं विच इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कौन सा प्रिंसिपल ले रहे हैं अपन? बोलो, हम ले रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको यहां तक दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा, है ना। मैं थोड़ा सा यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा इसको, सॉरी। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट में यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। अब आई होप आपको दिखेगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट,
टू जनरल इंटरेस्ट, टू जनरल इंटरेस्ट। ओके गाइस, ये प्रिंसिपल काफी बार एग्जामिनेशन में आता है, स्टूडेंट को इसको लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बहुत ही इजी गोइंग आपको इसको समझा देता हूं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पहले ये बताओ जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इंटरेस्ट? जनरल इंटरेस्ट मींस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्या मतलब है जनरल इंटरेस्ट का? जनरल इंटरेस्ट मींस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमने देखा था गाइस फर्स्ट चैप्टर में। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? बोलो। वर्कर्स इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वर्कर्स या एम्प्लॉइज इंटरेस्ट। है ना, वर्कर्स या एम्प्लॉइज इंटरेस्ट। अब गाइस यहां इसको उल्टा पढ़ो, इसका आंसर अपने आप आ गया। इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, प्रिवेल या सुपरसीड ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। एक बार मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है सेकेंडरी, है ना। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, क्या मतलब होता है सबऑर्डिनेशन का मतलब? सेकेंडरी। ओके, तो सबऑर्डिनेशन का मतलब हो गया सेकेंडरी। क्या चीज सेकेंडरी? यानी सेकंड प्रायोरिटी पे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी ये कह रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है ना, यानी एम्प्लॉइज के जो अपने इंटरेस्ट हैं, अपने ऑब्जेक्टिव हैं, तो एम्प्लॉइज के जो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल इंटरेस्ट है, उनको क्या रखो? उनको क्या रखो? सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, है ना। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट रहेगा, है ना। तो एक फेयोल ने मैनेजर को ये बताया कि एक मैनेजर को क्या करना चाहिए? एक मैनेजर को क्या करना चाहिए गाइस? एक मैनेजर को, है ना, अपने पर्सनल इंटरेस्ट सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, है ना। तो सबऑर्डिनेशन का मतलब सेकंड नंबर पे रखो। किसको सेकंड नंबर पे रखो? एज फॉर सबऑर्डिनेशन, एज फॉर सेकंड नंबर, एज फॉर सबऑर्डिनेशन, एज फॉर सेकेंडरी। तो आपको सेकंड नंबर पे रखना है। किसको रखना है सेकंड नंबर पे? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का? कि एम्प्लॉइज के पर्सनल इंटरेस्ट को सेकंड नंबर पे रखेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। अब इसको उल्टा पढ़ो। जनरल, अब यहां पर क्या होता है? सेकंड होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किससे? जनरल इंटरेस्ट से। यानी ऊपर क्या होगा? जनरल इंटरेस्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होगा? जनरल इंटरेस्ट। तो आपको ऐसे पढ़ना है इसको, है ना, कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। से इट अगेन, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द फेयोल, फेयोल ने यहां पर क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रिवेल्ड, मस्ट बी सुपरसीडेड, है ना, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगे और इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा सेकंड प्रायोरिटी में होंगे, अगर इन दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो गाइज एक अच्छे मैनेजर को क्या करना चाहिए? एक अच्छे मैनेजर को हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेकंड प्रायोरिटी में रखना चाहिए। हाउएवर द मैनेजर, ठीक है, हाउएवर मैनेजर हैज टू रिकंसाइल, है ना, बिटवीन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। बट इफ एनी क्लैश बिटवीन these two objective, then he should give first priority to the organizational interest। चलिए क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी से भाई। देखो, एम्प्लॉइज किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि उनको अपना भला करना है, उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करना है। उधर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट या अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अगर ये दोनों कॉमन डायरेक्शन में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो मैनेजर को पहले इनमें क्या करना चाहिए, इनमें रिकंसाइल करने का, इनमें कोऑर्डिनेशन करने का एफर्ट करना चाहिए, है ना। बट सम टाइम अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें से दोनों में से किसी एक को चुनना हो, या तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, तो फिर वहां पर किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, बताओ। है ना। और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है। अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं मान लो, और मुझे अपनी कंपनी के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त मैं अपना फायदा नहीं देखूंगा कि मेरे किसी रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने सस्ती रेट पे, है ना, या महंगी रेट पे, सॉरी, उससे ज्यादा पैसा, मतलब, है ना, ताकि कंपनी का ज्यादा पैसा वहां पे उसके उसकी जेब में चला जाए, है ना। तो जब भी मैं वर्क करूंगा एज ए मैनेजर, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। अगर एट ए टाइम ये दोनों क्लेश होते हैं तो मुझे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ऐसा ही एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम ए मैनेजर, है ना, और मान लो कल मेरे ब्रदर की शादी है, और कल ही हमारी कंपनी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है क्लाइंट के साथ, और उसको मुझे प्रेजेंट करना है, वहां मुझे प्रेजेंटेशन देना, अपनी पीपीटी वहां दिखानी है और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट को कन्विंस करना है, ठीक है। एंड बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर, इट इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, टू मेक अ अट्रैक्टिव पीपीटी, है ना, टू गिव द बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड टू कन्विंस द क्लाइंट, है ना, टू गेट द ऑर्डर। क्लियर है। लेकिन क्योंकि कल भाई की शादी है, अब भाई तो भाई है भाई, है ना। अब मैंने कहा कि भाई, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने भाई की बारात में कहां चला जाऊं, मुंबई चला जाऊं, लिसन केयरफुली, ठीक है, और कल की मीटिंग मैं कैंसिल कर दूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसके साथ जो हमारी मीटिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, एंड इट मे बी पॉसिबल कि वो ऑर्डर ही कैंसिल कर दे, है ना, वो किसी और से ऑर्डर, किसी और को ऑर्डर प्लेस कर दे। और एक मेरे पास ये ऑप्शन है कि मुझे दोनों में से एक चुनना है, या तो मुझे मेरे भाई की बारात में जाना है, और या फिर कल कंपनी की मीटिंग में मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना है। बताओ क्या करना चाहिए, दोनों में से किसको चुनना चाहिए। हाँ, हमें वहां पर कंपनी के फेवर में वर्क करना चाहिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं ना कि मैं सबसे पहले मेरे क्लाइंट्स को अटेंड करूंगा, ठीक है, उनको पीपीटी दिखाऊंगा, उनको कन्विंस करूंगा, एंड देयर आफ्टर मैं हो सकता है फ्लाइट लेके बारात में चला जाऊं, ठीक है। सब लोग अपनी गाड़ियों से गए होंगे, है ना, लेकिन चलो ठीक है, मुझे फ्लाइट पकड़ के जाना होगा, थोड़ा सा मुझे परेशानी होगी, बट नो प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या रहेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरी तो भाई की शादी एक बार ही होनी है ना, मैं तो ठीक है कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, भले मैं जॉब छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। द मैनेजर शुड गिवन the manager should be given first priority to the organizational interest instead of, है ना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्या गाइस आपको याद हो गया अच्छे से, बोलो जल्दी से। एवरीवन, तो आप मुझे बताओ सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। सबऑर्डिनेशन मींस सेकेंडरी, है ना। तो सबऑर्डिनेशन का मतलब सेकेंडरी, है ना। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज के अपने इंटरेस्ट, खुद के फायदे, है ना। तो सबऑर्डिनेशन रखो यानी सेकेंडरी रखो, सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, सेकंड नंबर पे रखो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, और फर्स्ट नंबर पे रखो जनरल इंटरेस्ट मींस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। तो हम इसको इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट ऑफ, अब आप लोग बोलो फिल इन द ब्लैंक्स, इंटरेस्ट ऑफ organization must be prevail to interest of, हाँ, है इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स या इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रिवेल, मस्ट बी सुपरसीड टू द इंटरेस्ट ऑफ, टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या अच्छे से याद हो गया, एग्जाम में लिख पाओगे, बोलो जल्दी से। तो चलिए गाइस, तो आज इतना बहुत है, बोलो। चलिए दैट्स इट फॉर नाउ, ओके। और अगर आपको ये यूजफुल लगे वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओके।